हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं सोशल इश्यूज़ वाला पार्ट। विजन मैगजीन है गाइस, मंथली मैगजीन है गाइस। नवंबर का ये पार्ट है। होपफुली आपने जो 5 टॉपिक्स कराए गए हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट रहा हो, पॉलिटिकल गवर्नेंस रहा हो, इंटरनेशनल रिलेशंस का रहा हो, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, सिक्योरिटी का, ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। इसको अच्छे से वीडियो सेशंस में जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर कर अच्छे से इनको सुन लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक की गाइस अपनी इंपॉर्टेंस है। अब क्या होता है, सोशल इश्यूज़ मैं करा रही हूँ, बच्चे कहते हैं मैम सोशल इश्यूज़ तो आसान है, कर ही लेंगे वाला कोई मैटर नहीं है यार। यहाँ पर यहाँ करना ही है। और यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोशल इश्यूज़ में जो आप ना देख के भी अनजान हो जाते हो और वहीं पर मार्क्स कटवाए आते हो। ध्यान रखना, यूपीएससी के सिलेबस को ना कभी भी किसी भी पार्ट को अंडर एस्टिमेट करने की गुस्ताखी मत करना, वरना वही वाला पार्ट आपको सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला है। ठीक है। तो सोशल इश्यूज़ में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ट्राइबल वेलफेयर के बारे में। देखो, आजकल आप जानते हैं कि वो ट्राइब्स को भी एक इम्पोर्टेंस दी जा रही है। देखो ना, कुछ कुछ कैटेगरीज हैं, वुमेन है, इम्पोर्टेंस मिल रही है। मैचुरेटिंग बिल आपको समझ में आ ही रहा होगा, सुन भी रहे होंगे आप इसके बारे में, है ना। उसके बाद ट्राइबल वेलफेयर के बारे में बहुत चल रहा है। तो आज ट्राइबल वेलफेयर में सबसे पहले देखो, ये याद रखो, रिसेंटली आया क्यों। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड एक एक नया अभियान स्टार्ट किया है जिसका नाम है पीएम जनमन। अब जनमन क्या है? पीएम तो पीएम, जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान, या कह लो जनजातीय गौरव दिवस, जिसको हम ट्राइबल प्राइड डे कहते हैं। याद रखना मेरी इस बात को कि ट्राइबल प्राइड डे क्या है। तो ट्राइबल प्राइड डे को चलते हुए जनजातीय गौरव दिवस कह लो आप, या पीएम जनमन कह लो, इससे रिलेटेड ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अब देखो, जैसे ही ट्राइबल याद आए तो बिरसा मुंडा जरूर याद आते हैं, है ना। तो बिरसा मुंडा को हम धरती अब्बा भी कहते थे। मुंडू ट्राइबल हो तो कुंती डिस्ट्रिक्ट जो था, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में इनका बॉर्न था। बहुत ज़्यादा प्रेयर और अल्कोहल से दूर रहना, गॉड में फेथ रखना, इनके ये कंडक्ट, ये सब चीज़ों को बहुत मानते थे। इनके द्वारा उलूगुलन मूवमेंट भी याद रखनी चाहिए आपको। ग्रेट टिम्यूल्ट था, एक्सप्लॉइटेशन जो भी ट्राइबल्स के अगेंस्ट होता था, डिस्क्रिमिनेशन, उसके अगेंस्ट इन्होंने किया था। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट भी इनकी वजह से पास हुआ था, जहाँ पे लैंड जो होते थे वो रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे थे ना, ट्राइबल लोगों के लिए, नॉन ट्राइबल्स को दिए जा रहे थे, तो वहाँ पर भी इनकी मूवमेंट है। तो गाइज, हमें ना याद रखना है, ओवरऑल पढ़ा करो। देखो, प्रीलिम्स भी पढ़ो और मेंस भी पढ़ो और इंटरव्यू के लिए भी पढ़ो। आपका जब पढ़ने का तरीका हो, अगर ये नहीं होगा ना इंटीग्रेटेड पढ़ाई, तो फिर आप भूल जाओ कि कुछ कर पाओगे इससे रिलेटेड। तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा। अच्छा देखो, जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे कब, वो दिवस का दिन क्या होगा? तो वो दिन निश्चित किया गया 15 नवंबर, 15 नवंबर का जो तारीख है उसको निश्चित किया गया है कि ट्राइबल प्राइड डे में सिंस 2021 ये स्टार्ट करा गया है। और इसमें बेसिक जो है वो ध्यान रखा जा रहा है कि ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया जाए। जो डेट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी है श्री बिरसा मुंडा, वाज रेवर्ड एज भगवान बाय ट्राइबल कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री, ये चलाया जा रहा है। तो ओकेजन ऑल्सो कोइंसाइडेड विद द लॉन्च ऑफ नेशन वाइड विकसित भारत विकल्प यात्रा। क्या चल रहा है पूरे भारत में? विकसित भारत विकल्प यात्रा चल रही है, और फोकस इस यात्रा का है कि हम लोगों तक पहुंचेंगे, हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, हम एक ऐसा बेनिफिट लाएंगे जो सभी वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ मदद करे। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं अक्रॉस, जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन जिस जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, सिग्निफिकेंटली वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। और माना जा रहा है कि 25 जनवरी 2024 तक ये बिल्कुल ऐसा कर दिया जाएगा, यात्रा ये पूरी की पूरी आपकी कवर करी जाएगी। ठीक है, यात्रा विल स्टार्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट विद सिग्निफिकेंटली टॉप ट्राइबल पॉपुलेशन इनिशियली, एंड बाय 2025 जनवरी 2004 ये सारा डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर यूपीएससी पूछ लेता है, पीवीटीजीस के बारे में क्वेश्चन। प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है। कहीं कहीं आपको ट्राइबल्स के विषय में जब आए तो आपको पीवीटीजी तो ज़रूर डालना है। पीवीटीजी है क्या? देखो, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, सबसे पहले तो ये जान लो। ये ग्रुप्स होते कौन है, कैसे कैटेगराइज किया जाए कि ये पीवीटीजी ग्रुप है? तो सबसे पहले सेंट्रली जो रिकॉग्नाइज करा गया है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पीवीटीजी रिकॉग्नाइज हुआ था गाइस 1973 में, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसी समय 1961 में यूएन देवर कमीशन की रिकमेंडेशन में था कि ऐसा कुछ लेकर आना चाहिए, तो लेकर आया गया। 2006 में क्या हुआ, इस पीटीजी यानी कि प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का नाम चेंज करके पीवीटीजी कर दिया गया। ये इन्फॉर्मेशन जरूर दिमाग में डाल लो। क्या क्या क्राइटेरिया है, किससे पता चले कि पीवीटीजी हैं ये? तो अगर उस जगह की जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चरल लेवल पे, टेक्नोलॉजी लेवल पे बहुत अभी इनिशियल वे में बहुत काम कर रहे हैं, अभी बहुत प्री चल रहा है, वहाँ पर प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, लिटरेसी की बहुत दिक्कत है, अभी बहुत लो लेवल पर है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी देखा जा रहा है कि पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइनिंग है,
या बहुत स्टेगनेंट हो गई है अगर ट्राइबल ग्रुप की, ऐसे ग्रुप्स को चुना जाता है, कैटेगराइज करा जाता है और उनको पीवीटीजी में डाल दिया जाता है। ठीक है, करेंटली याद रखना हमारे यहाँ 75 पीवीटीजी ग्रुप्स हैं जो 18 स्टेट्स में स्प्रेड हैं, यूटी में स्प्रेड है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पीवीटीजी रहते हैं और कितने रहते हैं। तो उड़ीसा में रहते हैं, तो हाईएस्ट नंबर है उनका 13। क्योंकि गाइस न्यूमेरिक वैल्यू पूछ ले आपको कुछ कह थोड़ा ना पाओगे आप क्वेश्चंस के बारे में। तो याद रखना उड़ीसा में हाउसेस है हाईएस्ट नंबर 13 ऑफ पीवीटीज इन इंडिया। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, अब समझो पीएम जनमन के बारे में, जिस पॉलिसी को हमने अभी पढ़ना है। देखो इसमें जो ये है वो अल्टीमेटली यूनियन बजट में 2023-24 में ही अनाउंस किया गया था कि पीवीटीजी डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन जिसमें लिए गए हैं। ठीक है, 9 मिनिस्ट्रीज इस पे काम कर रही हैं और 24,104 करोड़ की लागत में ये बजट को तैयार करा गया है। मिशन का देखो एम क्या है। मिशन ये चाहता है कि पीवीटीजी जो हाउस होल्ड है, जो सेचुरेट हो गए हैं या जिनका हैबिटेशन है, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज रहे, उनके पास सेफ हाउसिंग हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन हो, एजुकेशन का एक्सेस हो, हेल्थ और न्यूट्रिशन का एक्सेस हो। ये इस स्कीम का सबसे बड़ा या इस मिशन का सबसे बड़ा एम है, उद्देश्य है। कह रहा देखो इन एडिशन सेचुरेशन जो है वो आपका ये भी इंश्योर करेगा कि जो सिकल सेल जैसी डिजीज है उसको एलिमिनेट करा जाए। टीबी एलिमिनेशन, 100% इम्यूनाइजेशन पे पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना या पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण कल्याण योजना, ये सारी की सारी योजनाओं को डाला जाएगा। तो याद रखो इंडिया में जब हम ट्राइबल के डेवलपमेंट को देखते हैं तो उसको 3 अप्रोचेस से पढ़ा जाता है। एक अप्रोच होती है आइसोलेशनिस्ट। इसका मतलब है नॉन इंटरफेरेंस, कि ट्राइबल के राइट, उनका जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है उसमें कोई भी आपकी इंटरवेंशन नहीं होगी। ठीक है। सेकंड है एसिमिलेशन अप्रोच, यानी कि जो सोशियोलॉजी वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा इस मामले में फोकस करें, उनसे इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एसिमिलेशन अप्रोच का मतलब है कि आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ को मेन स्ट्रीम में लाना है, यानी कि उनको इनकरेज करना है कि वो लैंग्वेज और सीखें, अडॉप्ट करें, कस्टम सीखें, सोसाइटी का जो डोमिनेंट सोसाइटी का जो कल्चर, लैंग्वेज, लाइफस्टाइल है उसको वो भी लर्न करें एटलीस्ट। अगर वो, हम ये नहीं कह रहे कि अपनी लैंग्वेज छोड़ो, उसके साथ साथ जो डोमिनेंट सोसाइटी का कल्चर है उसको भी अडॉप्ट करना है। इसी को कहते हैं एसिमिलेशन कल्चर या अप्रोच। इंटीग्रेशन अप्रोच का मतलब है कि आपको क्रिएटिव एडजस्टमेंट करनी है ट्राइब्स और नॉन ट्राइब्स के बीच में। पंचशील प्रिंसिपल्स को अपनाना है फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। इन अप्रोचेस से आपको ट्राइबल डेवलपमेंट इंडिया में करना होगा। अब समस्या ये आती है कि ट्राइबल पीपल्स के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली उनको चैलेंज देती हैं, क्यों ट्राइबल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उसके बारे में देखते हैं। तो ट्राइबल डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाता, चैलेंजेस जो सबसे पहला चैलेंज आता है गाइस वो है इरोजन ऑफ आइडेंटिटी। यानी कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ है ट्राइबल के, वो बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि ट्राइबल की आइडेंटिटी प्रिजर्व नहीं हो पा रही है। जैसे कि उनके ट्रेडिशनल डायलेक्ट्स, लैंग्वेजेस का एक्सटिंक्ट हो जाना, लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। पंचशील अग्रीमेंट्स में यही है कि इनके जो भी लोग हैं वो अपने लाइन में चलें, जीनियर जो भी हैं, पोजिशन एलियन वैल्यूज हैं उसको अवॉइड करके इम्पोज ना की जाए, ट्राइबल राइट्स एंड लैंड को, फॉरेस्ट को रिस्पेक्ट किया जाए, इनका टाइम जो टीम्स हैं ट्राइबल्स की वो ट्रेन की जाए, वर्क एडमिनिस्ट्रेशन का उनके हिसाब से चले थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा इस तरह से हो कि उनको भी इंक्लूड करके हर काम में। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की बात है, बड़ा चैलेंज होता है। देखो ट्राइबल है, नेटिव लैंड में रहता था, वहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है ना, माइनिंग एक्टिविटी शुरू हो गई, कोई डिजास्टर आ गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, रिहेबिलिटेशन करना बड़ा मुश्किल है। फिर एजुकेशन की दिक्कत, वाइड गैप देखा जाता है क्या ना। देखो लिटरेसी का जो गैप है, लिटरेसी अमंग एस टी जस्ट 59%, विच इज 73% जनरल पॉपुलेशन की है, तो उसमें सिर्फ 59% ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी हुई है। और मेन कॉज क्या है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि इनके पास पॉवर्टी का प्रॉब्लम है। उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो उनकी मदर टंग में होता ही नहीं, तो स्कूल ही नहीं जाते, पढ़ाई नहीं हो पा रही। फिर हेल्थ की बात की जा रही है कि हेल्थ भी एक कॉज है। इनके साथ ना ये ट्रिपल बर्डन डिजीज का सफर करते हैं। कैसे कह रहे हैं, इनके पास माल न्यूट्रिशन की समस्या भी है, कम्युनिकेबल डिजीज भी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी है, और क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, मेंटल इलनेस एडिक्शन तो है ही इनमें।
तो कह रहे हेल्थ का क्राइसिस भी इनके साथ चल रहा है। फिर डेट का बॉन्डेज है, कैसे? कह रहे डेट बर्डन का मतलब है कि यहाँ पर ना सिचुएशन बॉन्डेड लेबर जैसी है, डेट पे डेट लेते रहते हैं। फिर वो तो देखो पॉवर्टी तो लाइक एक्सट्रीम चले जाओगे ना, फिर आप वो तो आप लूप होल में बच ही नहीं पाओगे। फिर मनी लैंडिंग लॉज इतने लूप होल्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं ट्राइबल्स की, वीक पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है ना की वजह से। फिर क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट पड़ता है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो क्लोज कनेक्शन में नेचर के रह रही है, ठीक है। अब उसका फेस उनको करना पड़ता है, क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, आप जानते हो। कभी भी फॉरेस्ट फायर लग जा रही है, कभी फ्लड आ रहा है, कभी ड्रॉट, कभी लैंडस्लाइड, बहुत सारी चीजें ऐसी सफरिंग में है। फिर मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन है, कह रहे ट्राइबल ग्रुप्स एनकाउंटर सोशल मार्जिनलाइजेशन। सोशल मार्जिनलाइजेशन के साथ साथ उनको फिर गया होता है, अब उनको एजुकेशन भी ठीक से नहीं मिल रही, अब उनको भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ठीक से नहीं मिल रही। अब वो करें क्या, कहाँ जाएं? तो ना ये एक बड़ी समस्या के रूप में उनके सामने उभरती हैं चीजें। अब देखो सोशल मार्जिनाइजेशन का मतलब है कि सोसाइटी में देखो जब ये जाएंगे, ठीक है, अब सोशली एक्सक्लूड नहीं फील करेंगे क्योंकि इनको अपने जैसे लोग तो दिख नहीं रहे होंगे। तो इतना ज़्यादा देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके साथ इंजस्टिस भी होगा, लोग इन पे हंसेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, है ना, इंडिविजुअल रिएक्शंस होंगे इनके, तो उससे क्या होता है इनकी सेल्फ एस्टीम ये सब चीज़ें गिरने लग जाती हैं। तो ये सारा चीज़ें सोशल मार्जिनाइजेशन में आता है, मतलब सोशली आप एक्सक्लूजन फील कर रहे हैं बेसिकली। फिर वे फॉरवर्ड में समझाया जा रहा है कि ऐसा क्या करें। तो कह रहा है देखो जी, सबसे पहले तो ना पीवीटीवी का आइडेंटिफिकेशन करो, आप उनकी वल्नरेबिलिटी को असेस तो करो कि क्या समस्या है इनके साथ। अगर आप सेंसस कर रहे हो तो इनका सेंसस तो स्पेशली डिजाइन सेंसस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ना उनका असेसमेंट अच्छा होगा और असल में पता चलेगा इनका हेल्थ एजुकेशन न्यूट्रिशन के बारे में, और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे। इसीलिए कहा जा रहा है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करो, डिग्री इंडेप्थनेस कितनी ज्यादा है, कहाँ कितना डूबे हैं कर्जे में। फिर रिकॉग्नाइज करो आप इनके डेवलपमेंट अप्रोचेस के थ्रू, जो आपने पढ़ा अभी आइसोलेशनिस्ट है ना, आपने एसेमिलेशन पढ़ा, आपने इंटीग्रेटेड वाली अप्रोच पढ़ी, इन सभी अप्रोचेस को आप ध्यान में रखो। फिर मेजर जो लिए गए ट्राइबल वेलफेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं कि नहीं लिए गए हैं गाइस, बिल्कुल लिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल में 342 आर्टिकल खोल लो आप, एसटी का नोटिफिकेशन उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वहां चलेगा आर्टिकल 244 में। आई एम सेइंग वेरी केयरफुली, एक बात ध्यान से सुन लो, इन चीज़ों के बिना आंसर्स कंप्लीट नहीं होंगे गाइस, बी वेरी केयरफुल। जहाँ जो आर्टिकल्स हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू, कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। आर्टिकल 275 का मतलब है कि स्पेशल फंड्स देने हैं, किस लिए देने हैं आर्टिकल 275 में फंड्स एसटी को, ताकि उनका वेलफेयर हो पाए। आर्टिकल 338 ए है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी बना हुआ है वहां पर, आई एम नॉट रॉन्ग, एक मिनट चेक कर लेते हैं फिर भी। हाँ, नेशनल कमीशन फॉर एसटी है ना, ठीक है। हाँ, क्योंकि 338 एससी का होता है, 338 ए एसटी का, 338 बी इज फॉर ओबीसी, राइट। लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, पीसा, पीसा एक्ट याद रखो, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइब्स का एरियाज है, एट्रोसिटीज वाला एक्ट है। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल के लिए बनाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री अति आदर्श ग्राम योजना है, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना है, प्रधानमंत्री खंजी क्षेत्र कल्याण योजना है, खनिज सॉरी। तो ये सारे मेजर्स आपको लिखने हैं। अब रिकॉग्नाइज हो गए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करो आप। स्ट्रिक्ट कंट्रोल क्या करना है कि उनके डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं, उनका हैबिटेट कैसा, उनसे छीनो मत आप, एकदम छीनने वीनने पे एकदम मत आ जाओ। फिर उनका ना इंस्टीट्यूशन जो गवर्नेंस का है, सर्विस डिलीवरी है, उसको अच्छा करने की ज़रूरत है, बहुत हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथन करो इनके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को ही। न्यूट्रिशन एक एजुकेशन का बहुत ध्यान रखो, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर सिस्टम इनका बढ़ाओ, इकोलॉजिकल कल्चरल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए। इनका एजुकेशनल कैरिकुलम ऐसा बनाओ कि वो लोकली रेलेवेंट हो, कल्चरली सेंसिटिव हो, और वर्नाकुलर लैंग्वेज में बनाओ, सीधी सी बात है। इसीलिए इनके लिए अलग से स्कूल बनाए गए, क्लब वे मॉडल वाले, उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है गाइस। एजुकेशन कैरिकुलम को ऐसे तैयार करा गया है, समझ गए? तो ये ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड था। कोई क्वेश्चन? तो चलते हैं हम आगे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। जो बेटे सोशियोलॉजी के बच्चे हैं ना, ऑप्शनल वाले, वो जरा ध्यान से सुनना इन टॉपिक्स को। और आपको पता ही है, सोसाइटी वाले टॉपिक के लिए तो ये है इम्पॉर्टेंट। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर करा कि जो लोनलीनेस है वो एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट के रूप में आ रहा है।
और ज़रूरत है उसके लिए एक इंटरनेशनल कमीशन बैठाई जाए जो इस चीज़ को टैकल करे, लोनलीनेस को। ठीक है, अब समझो एक शब्द होता है सोशल कनेक्शन। इसका मतलब है कि आपका इंटरेक्शन है सोसाइटी में लोगों से, रिलेशनशिप में हो आप, किसी भी फॉर्म के रिलेशनशिप में, रोल्स हैं आपके सोसाइटी में कुछ, है ना, आप मदर हो, आप ब्रदर हो, आपकी सोसाइटी में कुछ फ्रेंड्स हैं, वहाँ पर आप फ्रेंड की तरह हो, है ना, बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं हमारे। इंडिविजुअल से आपका कनेक्शन, सोसाइटी में जो कनेक्शन आप एक्सपीरियंस करते हो वो कहता है ना, जिस एक्सटेंट में इंडिविजुअल सोशली कनेक्टेड है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उसके। समझना है इस बात को कि एक तो स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, क्वालिटी होता है। ध्यान से समझना क्या बात कहने जा रही हूँ आपको। इसमें यहाँ पर वो कह रहा है, स्ट्रक्चर में बात कर रहा है कि नंबर एंड वैरायटी रिलेशंस की कैसे होते हैं। हाउस होल्ड में आपके फ्रेंड, मतलब घर में मम्मी पापा वगैरह होते हैं, ब्रदर होते हैं, है ना, सिस्टर्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, बहुत सारे ऐसे घर में आपके रिलेशन है। फिर फ्रेंड्स का सर्कल साइज होता है कि कितना फ्रेंड का सर्कल साइज है। ठीक है, उसके बाद मैरिटल पार्टनरशिप है नहीं है, क्या है उसका स्टेटस, वो कहते हैं स्ट्रक्चर वे में सोशल कनेक्शन जानना। फिर एक सोशल कनेक्शन जानना होता है आपका इस रूप में कि आप ना अपना फंक्शन देखो कि उनसे डिग्री रिलेशनशिप की आपकी कैसी है। आप ना डिग्री चेक करो, फ्रेंड से किस तरह की डिग्री आपकी उनके साथ फ्रेंडशिप है, आपके पेरेंट्स के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, आपके सिबलिंग्स के साथ आपका कैसा कनेक्शन है, आपके स्पाउस के साथ आपका कैसा कनेक्शन है। फिर क्वालिटी, मतलब एक तो फंक्शन कैसे कर रही है, नीड्स आपकी फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। क्वालिटी में तो ये बिल्कुल कि पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों इंटरेक्शंस के बीच में आपको देखना है कि आपको किससे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, किससे नेगेटिव आ रही है, किस कहाँ से पॉजिटिव कहाँ से नेगेटिव, कितना कितना क्या, रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन है नहीं है, स्ट्रेन, ये सब चल जाता है जहाँ पर इमोशनल सपोर्ट है नहीं है, क्राइसिस, ये सब। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना, सोशल कनेक्शन में जब भी आंसर लिखोगे, सोसाइटी में आ जाए, सोशियोलॉजी के पेपर में आ जाए, तो सोसाइटी के पेपर में या सोशियोलॉजी वाले बच्चे ऐसा मत सोचा करें कि सब्जेक्ट बड़ा आसान है, कर लेंगे। इतने सारे वर्ड्स देती है ना यूपीएससी के, आप हार जाओगे, समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द सेम कि सोशल कनेक्शन पर क्वेश्चन आए तो आपको तीनों शब्दों को ढंग से संवार के लिखना है। ठीक है, तो WHO ने इसीलिए इस कमीशन को बिठा के बोला है, भाई साहब एक बात समझ लो, प्रायोरिटी में ले लो इन सारी चीज़ों को, डिफाइन करो ग्लोबल एजेंडा क्या होना चाहिए सोशल कनेक्शन को, और अवेयरनेस रेज करो, लोगों को सोल्यूशंस बताओ, कंट्रीज को, कम्युनिटीज़ को। क्योंकि लोग आजकल ना रिलेशनशिप में, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में मैं बात कर रही हूँ, ठीक से उनको समझना, नीड्स को दूसरे की हेल्प करना नहीं हो पा रहा है। आप देखो ना, काउंसलर्स की, मेंटोरशिप्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू हो गई है आजकल सोसाइटी में। अर्बन एरिया में तो बहुत देखने को मिलती है। अब क्या क्या फैक्टर हैं, पहले तो ये समझो आता ही कैसे है सोशल आइसोलेशन, लोनलीनेस, पहले तो नहीं था, अब क्यों आ रहा है। तो पहला कारण है माइग्रेशन एंड रिलेटेड इश्यूज। लोग होते हैं डिफरेंट प्लेस में रिलोकेट हो जाते हैं। हमारे देश में रीजनल डिस्पैरिटी की समस्या के कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे पुश फैक्टर्स हैं अर्बन एरियाज में आने के, तो वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ तो गए, या मान लो कभी इंटरनेशनल माइग्रेशन या जो भी जिस तरह की माइग्रेशन है, आप चले गए कहीं, ठीक है, रिलोकेट हुए किसी दूसरी जगह पर। अब वहां पर आइसोलेशन आना ही है, क्यों? लैंग्वेज का बैरियर है आपके सामने, आपके सामने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं। अब समस्या ये है कि मान लो आप नॉर्थ से साउथ इंडिया की तरफ गए, तो कल्चर की दिक्कत है, अडॉप्ट करना उनके कल्चर को, वहाँ के क्लाइमेट जोग्राफी को अडेप्ट करना। समझ रहे हो आप, ये आप पे प्रेशर है एक तरह का। फिर सेकंड इशू आता है पर्सनालिटी टाइप का, कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो न्यूरोटिसिज्म से लेवल पर हैं या कंसंट्रेशननेस है, मोर लाइकली टू फील लोनली। अब आपको समझना ये है कि न्यूरोटिसिज्म क्या होता है। न्यूरोटिसिज्म में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान जो होता है वो ऐसा फेस कर रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? न्यूरोटिसिज्म एक तरह की गाइस साइंस है, साइकोलॉजी है एक तरह की, जिसमें आप फंडामेंटल जो पर्सनालिटी ट्रेट है उसे कहते हैं न्यूरोटिसिज्म, आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में कैसे आना है। तो न्यूरोटिसिज्म एक तरह का ऐसा ट्रेट है जिसमें व्यक्ति का ये जाना जाता है कि इसकी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है। अगर नेगेटिव है तो यानी कि पर्सनल ट्रेट में नेगेटिव इमोशंस, सेल्फ रेगुलेशंस की दिक्कत होगी, ट्रबल डीलिंग होगी, स्ट्रेस को समझ नहीं आएगा डील कैसे करना है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस क्या देने हैं, वो कैसे परसीव करना है किसी थ्रेट को। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो न्यूरोटिसिज्म की दिक्कत, मोर लाइकली टू फील लोनली। न्यूरोटिसिज्म में अगर आप हो तो आपको ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएगी, फिर आप अकेला ही फील करोगे। फिर टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के आने से क्या हो रहा है, आपका लोगों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन खत्म हो रहा है। मान लो आप दिल्ली में आए, आपकी जॉब लग जाती है,
मंडे टू फ्राइडे आपको जाना है, सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिली है, वीक ऑफ्स मिले हुए। अब पहले के ज़माने में होता था भाई, बंदे की छुट्टी होती थी, वो रिश्तेदारों के घर जाता था, आसपास कहीं माहौल में देखता था। सोशल मीडिया होने की वजह से आप क्या करते हो, प्लान कर लेते हो, मूवी प्लान कर लेते हो, कहीं यहाँ ये कभी यहाँ कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो, या मतलब आप अल्टीमेटली आप किसी के साथ कनेक्शन में नहीं आ रहे हो, सोशल कनेक्शन आपका ज़ीरो हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। अब टाइम का कंस्ट्रेंट है काम के साथ आपका, आपके वर्किंग आवर्स एक्सटेंड हो गए, लेजर टाइम कम होता जा रहा है, तो आप सॉलिट्यूड फील करोगे, आइसोलेशन बनेगा ही, जिसकी वजह से अब प्रोफेशनल फेलियर की वजह से तो आप और पीछे हटते हो लोगों से बात करने में। उनको लगता है कि क्या बात करोगे आप। तो कंपैरिजन एंड कॉन्टिन्यूस अगर आप इवेलुएट कर रहे हो तो सब्सिक्वेंट फेलियर्स है, लो सेल्फ एस्टीम होएगी, जिसकी वजह से सोशल आइसोलेशन देखने को मिलेगा। फिर चैलेंजेस भी फेस करोगे आप बाय ओल्डर एडल्ट्स, रिटायरमेंट फैक्टर है आपका, लॉस ऑफ टच विद कलीग्स है। ठीक है, आप ओल्डर एडल्ट जो है उनके साथ देखो ना क्या समस्या है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस रिड्यूस होती जा रही है उनकी, डिस्कनेक्शन फील है। तो एक तरह का एक सिस्टम होता है, इसको जरूर समझना, सिंड्रोम होता है, एम्प्टीनेस सिंड्रोम। इसमें क्या है कि बच्चा घर छोड़ रहा है एजुकेशन और करियर्स के लिए, जिसका अल्टीमेटली असर क्या पड़ रहा है उसका, कैन इंटेंसिफाई लोनलीनेस अमंग ओल्डर पेरेंट्स। बच्चा चला गया, वो उसको खिलाते, उसके साथ इंटरेक्ट करते, बातें करते, वो सब चीज़ें अब खत्म हो गई हैं। अब वो जाएँ कहाँ, वो घर में अकेले हैं, दोनों पेरेंट्स जो है उसके वर्किंग है, दादा दादी का करें क्या, या दादी चली गई, डेथ हो गई, कुछ भी रीज़न बन सकता है। सोशल एक्सक्लूजन का प्रॉब्लम है। तो एक्सपीरियंस जो हो रहा है एक्सक्लूजन का बेस्ड ऑन जेंडर, रेस, दूसरे फैक्टर का, वो सोशल आइसोलेशन ये सब भर रहा है। अब दो शब्द होते हैं, गहराई से समझना क्या बोल रही हूँ। सोशल आइसोलेशन का मतलब है आपका कोई रिलेशनशिप लोगों के साथ ना होना, यानी कि कोई सोशल सपोर्ट ना होना, कोई कॉन्टैक्ट ना होना, इसको कहते हैं सोशल आइसोलेशन। सेकंड क्राइसिस है लोनलीनेस का, यानी कि आप ऐसा फील कर रहे हो, डिस्कनेक्ट समझ रहे हो, दूसरों से आप डिस्कनेक्शन फील कर रहे हो। मतलब एक डिफरेंस है आपके एक्चुअल और डिजायर लेवल ऑफ कनेक्शन में। इसका मतलब है बिना पर्सन विद लॉट ऑफ फ्रेंड्स आप फिर भी लोनलीनेस फील कर रहे हो, क्योंकि जो आप एक्चुअल में हो और आपके जो डिजायर लेवल ऑफ कनेक्शन है उसमें एक डिस्कनेक्शन है, तो वो लोनलीनेस हो जाता है। सोशल आइसोलेशन में तो आपके पास रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई सोशल सपोर्ट ही नहीं है, तो सोशल आइसोलेशन है। अब इसका असर क्या पड़ रहा है ये जानने की बेहद ज़रूरत है कि सोशल लोनलीनेस या आइसोलेशन होने की वजह से सबसे पहला असर आपके शरीर पर पड़ता है, आपके हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं। यानी कि 50% डिमेंशिया हो गया, बताओ डिमेंशिया के कितने रिस्क है। हार्ट डिजीज के आपके पास 29% चांसेस है कि आपको हो जाएगा, आपको स्ट्रोक पड़ सकता है, 32% इसके भी चांसेस हैं कि आपको ऐसा भी हो सकता है। अब डिमेंशिया का मतलब समझ लो, मेंटल प्रॉब्लम, बहुत जबरदस्त मेंटल प्रॉब्लम को कहते हैं, ब्रेन डिजीज हो जाना, आप कुछ सोच नहीं पा रहे, आपको कुछ याद नहीं हो रहा, आप नॉर्मली बिहेव नहीं कर पा रहे हो, तो आप समझ जाओ डिमेंशिया का प्रॉब्लम है। तो सोशल कनेक्शन ना होने से, सोशल आइसोलेशन जब हो जाता है, तो सबसे गंदा असर आपके शरीर पे पड़ता है। फिर दूसरा पढ़ो, दूसरा चैलेंज जो है, या आप कह लो कि दूसरा जो इम्पैक्ट है, वो है अडॉप्शन ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स। अब आपके पास आसपास लोग नहीं है, तो आप सब्सटेंस अब्यूज में लग जाते हो। वो किसी भी तरह का सब्सटेंस अब्यूज हो, ड्रग्स हो, कोकेन हो, हीरोइन हो, अल्कोहल हो, ठीक है, किसी भी तरह से आपकी साइकिल जो है क्वालिटी ऑफ स्लीप की डिसरप्ट होगी। खुश नहीं हो ना आप अंदर से, हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट नहीं हो रहे, तो वो सोने भी नहीं देंगे आपको। डे टाइम फटीग फील करोगे आप। कोविड का सोच लो, आप कोविड इमेजिन कर लो एक बार, कैसी कंडीशन हो गई थी आपकी, कुछ सोशल कनेक्शन टूट रहे थे। इरिटेशन बनी रहेगी आपके अंदर, एक फोकस और लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी का क्राइसिस रहेगा। ऐसा भी देखा जाता है कि प्रीमेच्योर डेथ का रिस्क भी बढ़ जाता है, सोशल आइसोलेशन की वजह से प्रीमेच्योर डेथ हो रही है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग कर रहे हो आप, ओबेसिटी बढ़ी हुई है, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से आपको ये समस्या भी फेस करनी पड़ रही है। पुअर इकोनॉमिक आउटकम, यानी कि सेंस ऑफ आइसोलेशन से वर्क प्लेस में जब सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन डिमिनिश हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाइपर होगी। तो लॉनलीनेस का कॉस्ट क्या पड़ता है यूएस की इकोनॉमी पर, $406 बिलियन ईयर। सोचो यूएस की इकोनॉमी पे लोनलीनेस का इतना बड़ा चार्ज दे रही है गवर्नमेंट, वहाँ पर इतना पैसा पे करना पड़ रहा है। तो आप सोच लो कि कितना खतरनाक है, और क्यों डब्ल्यूएचओ को समेट रखनी पड़ी,
क्यों कहना पड़ा कि लोनलीनेस के लिए कुछ करना ज़रूरी है, अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी हो गई है। फिर उसके बाद समस्या पुअर एजुकेशन आउटकम्स। तो यंग जो लोग हैं वो लोनलीनेस क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं हाई स्कूल में और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ड्रॉप आउट यूनिवर्सिटीज़ में खूब मिल रहे हैं। क्योंकि वो डरते हैं लोग उनका बुली ना कर लें, डरते हैं ना लोग आजकल, फियर इतना है कि हमारे साथ ये ना हो जाए, हमें वो ना हो जाए। इतने फैक्टर्स उनके दिमाग में चलते हैं कि वो लोगों का सोशल कनेक्शन बिल्कुल ही भूल गए, उनको पता ही नहीं है चीज़ों का। अब अगर देखो आप कनेक्टेड हो ना कम्युनिटीज से तो उसके फायदे भी होते हैं कितने, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका कम्युनिटी वायलेंस से आप बचोगे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, ये सारे फायदे हैं कनेक्टेड कम्युनिटीज के होने का। तो कहा जा रहा है ऐसा क्या किया जाए कि सोशल आइसोलेशन लोनलीनेस को एड्रेस किया जाए। कम्युनिटी लेवल पे सबसे पहले कहा जा रहा है, देखो जी सबसे पहले तो कम्युनिटी लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि ऐसे गारंटी एक्सेसिबिलिटी दी जाए, लोगों को सिक्योर रखा जाए कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कॉस्ट इफेक्टिव बने। पार्क्स कम्युनिटी सेंटर्स अच्छे उनके क्रिएट हो, पार्क्स बनेंगे तो लोग जाएंगे, मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत होगी। ठीक है, फिर इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो उससे इनका क्या होगा, सोशल कॉजेज में फुलफिलिंग एक्टिविटीज, वॉलंटियरिंग एट एज ओल्ड होज होम्स वगैरह में कम लोग जाएंगे, ऑर्फनेज एनजीओस क्रिएट करने की कम जरूरत पड़ेगी ना, अगर आप पहले ही अच्छे से कर दो ना, सोशल कॉज बने ही ना। नॉन फैमिली इंटरजनरेशनल सपोर्ट, यानी कि आप लोनलीनेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करो, ओल्ड लोगों, चिल्ड्रन और यंग पीपल को आपस में एक्सक्लूड मत करो, आपस में रहने दो इनको, आपस में सबकी बातचीत हो। फिर इंडिविजुअल लेवल पे स्ट्रेस क्या है कि पर्सनल जो आपके प्रोग्राम्स हैं, लाइक माइंडफुलनेस के साथ चलना, दिमाग से चलना, तरीके से चलना, मेडिटेशन रिप्रोग्राम करो आप, सबकॉन्शियस माइंड को उनको ठीक करने की ज़रूरत है। फिर आपके मीनिंगफुल रिलेशनशिप ज़रूरत है बिल्ड करने की, बहुत मीनिंगफुल रिलेशनशिप हो, बहुत तरीके से एक सपोर्ट सिस्टम ताकि आपको मिले। सोसाइटल लेवल पे इशू क्या होता है, लॉन्च करो एजुकेशनल कैंपेन्स। एजुकेशनल कैंपेन्स लॉन्च करने से क्या होगा, लोनलीनेस अवेयरनेस आपको पता चल जाएगी, हेल्थ इम्प्लीकेशंस पता चल जाएंगे। एडवोकेट फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कूल को एम्पावर करो, वर्क प्लेस को एम्पावर करो, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटाइज करो आप, सिक्योर करो पब्लिक एंड प्राइवेट फंडिंग को, डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन लोनलीनेस का आप इवेलुएट करो, प्रोग्राम्स वगैरह देखो आप। ये सारी चीज़ें करोगे तो उससे क्या होगा, ये चीज़ें ख़त्म होंगी, क्योंकि देखो कितना रिस्क मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलो अभी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेसिबिलिटी इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। देखो न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे पहले तो ये देखो, कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने डिलीवर जजमेंट करी और बोला जी ज़रूरत है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको रीशेप किया जाए, उनके एटीट्यूड को रीशेप किया जाए। तो ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर फॉर चीफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने सेक्शन 57 है इसका, ठीक है, उसके साथ करने को कहा इस पे काम, टू टेक स्टेप्स टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो कोर्ट ने मैंडेट दी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कि हम ऑपरेट करें फ्रॉम इनएक्सेसिबल प्रीमाइसेस टू रिलोकेट देयर सर्विसेज टू द ग्राउंड फ्लोर और अनदर inaccessible लोकेशंस पे विद इन द फैमिली फैसिलिटी विद इन द सेम फैसिलिटी। अब यहाँ कह रहे हैं कि एक सेपरेट जजमेंट हुई, कोर्ट ने एम्फोसिस करा कि जितनी भी एयरलाइंस ऑपरेटिंग है हमारी कंट्री में वो इनके लिए कुछ ऐसे प्रोविजंस करें कि ये लोग आराम से, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए ठीक रहे। अब ये कह रहा है क्यों ज़रूरत है इनके एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचने की, तो कह रहा है कि सबसे पहले तो आप अपना लीगल राइट फुलफिल करवाओगे, अगर आप ये करवाते हो तो लीगल राइट फुलफिल होगा। राइट टू एक्सेसिबिलिटी अगर आप पीडब्ल्यूडी सेक्शन को दोगे अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट, बोला गया है 2016 में, नियरली 2.21% पॉपुलेशन होती है जिनको डिसेबिलिटी इन एनी फॉर्म, लास्ट सेंसस रिपोर्ट 2011 से पता चला था। फिर टू इम्पैक्ट इनका जो राइट टू एजुकेशन है वो भी तो दिक्कत में आता है, इम्पार्ट होता है। तो 3/4 जो चिल्ड्रन है जो डिसेबिलिटी का शिकार है एट द एज ऑफ 5 ईयर्स, 1/4 बिटवीन 5 to 19 ईयर्स, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेचारे जाते ही नहीं है। तो कह रहा कैसे बेचारे पढ़े लिखे ना क्या ये लोग, तो एक्सेसिबिलिटी क्यों नहीं दोगे आप, दो। फिर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है हो जाएगी इनके पास, पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ स्किल्स आएंगी, कुछ सीखेंगे, तो इनके अपनी नीड में कम से कम कुछ कर तो पाएंगे। फिर डिफरिंग नीड्स, डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी नीड है पीडब्ल्यूडी के सेक्शंस की, ranging from physical, sensory, and mental capabilities. Ramp is necessary for a person in wheelchair. Tactile paving is necessary for visual impaired. इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे क्या होता है, इंक्लूजन ऑफ द पीडब्ल्यूडीज अगर इन द स्ट्रीम ऑफ और एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होगा, 3 से 7% रिजल्ट बढ़ेगा जीडीपी एज पर आईएलओ के।
तो एस्टिमेट ने सजेस्ट करा कि जो इंडिया का इनेट इंटेंशन है ना टू डिसेबिलिटी इंक्लूसिव इकोनॉमी कुड रिजल्ट इन लॉस अपॉर्चुनिटीज। कह रहा देखो अगर इंडिया ने तुरंत कुछ ऐसा नहीं किया ना, डिसेबिलिटी सेक्टर को अगर नहीं इन लोगों को इकोनॉमी में इंक्लूड कराना, तो इंडिया $210 $210 बिलियन का नुकसान करेगा अपना। ये स्टेटमेंट लिखा ना पेपर में। अब चैलेंजेस क्या है, इनको क्यों नहीं दे पाते हम एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको क्यों नहीं मिल पाता, क्वेश्चन ये होना चाहिए ना हमारा। तो सवाल का जवाब ये दे रहा है ये कि देखो जी सबसे बड़ी समस्या है कि टारगेट्स हमेशा मिस किए गए। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया गया, उसमें मिस हो गई हमारी बस। कैसे? 8.73 ऑफ द बसेस वर मेड एक्सेसिबल टिल 2022। ठीक है, टारगेट था, पूरा कितना हुआ? 2018 तक भी नहीं पूरा हुआ था, पहले 25% बसेस थे। 25% का टारगेट था और इतना बताओ, इतना बहुत कम कवर हुआ। ओनली 48.5% जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनको एक्सेसिबिलिटी मिली है। 50% टारगेट था, फिर यहाँ पे चूक गए हैं। फंड्स की दिक्कत है, एलोकेशन फंड बहुत कम है, बहुत कम लगा रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है एनवायरमेंट वाली, वो ओनली 1,225 करोड़ ही खर्च करती है टोटल बजट में। सोचो कितनी शर्म की बात है। डिस्प्यूट रिड्रेसल का क्राइसिस है, स्लो पेस पे बहुत चल रहा है। कंप्लेंट को ध्यान से रखा ही नहीं जाता, समझा ही नहीं जाता कि भाई इनको जल्दी रिड्रेस करो। अवेयरनेस की कमी है, जो पीडब्ल्यूडी सेक्शन है उसको पता ही नहीं है उसका वेलफेयर मेजर क्या है। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि सबसे पहले ना थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाए इस मामले में, इंट्रोड्यूस करें जो एक्सेसिबिलिटी है प्रोफेशनल फॉर्म में जाए। कैसे जाएगी वो? तो उसके लिए आप क्या करो, आप ऐसा बनाओ, कुछ एम्पैनल करो प्रोफेशनल्स को, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को, कोडिफाई कर दो उनको, भाई देखो ये लॉज। फिर सेटअप करो एक्सेसिबिलिटी कमेटी बाय द पार्लियामेंट। क्राइटेरिया तैयार करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट लेवल पर है, दोनों अपनी लॉ पॉलिसीज़ को तैयार करें। जितने भी आपके टारगेट्स हैं मीट कराने के लिए उनको एलोकेट करो रिक्वायर्ड फंड। फिर बाय नॉट ट्रीटिंग एक्सेसिबिलिटी मेनली या फिजिकल एट्रीब्यूट, जितनी भी आपकी कमिटीज़ हैं उसको ध्यान में रख के चलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज योर आज का वीडियो का। विल डू द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो अदर सेक्शंस आर लेफ्ट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, विल डू इट टुमारो ओनली। मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये सब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। फिर शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट होंगे वो भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आज आप इतना रिवाइज करिए पहले। सबसे पहले जो कराया जा रहा है डेली बेसिस पर, अगर आप रिविजन करते रहे ना उस चीज़ की, आई एम टेलिंग यू, कोई हरा नहीं पाएगा आपको, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो। ध्यान से उसको सुनते जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल। थैंक यू।